यस फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब तो बता दिया गया था, किस दिन निधि बेटी ने सप्लाई किया गुड्स, सेक्शन 12 बताएगा। किस दिन श्वेता बेटी ने सर्विस दिया, सेक्शन 13 बताएगा। इसके हिसाब से ही आपको टैक्स देना होता है। पूरा ये चैप्टर में एक डेट बताना है, और एमसीक्यूज आ गया तो बल्ले बल्ले। सीए स्टूडेंट को 14 नहीं पढ़ना है, और इनवॉइस से लिंक है तो इनवॉइस रिलेटेड पढ़ाई करना है। सर्विस कंप्लीट कर लिए थे, आज गुड्स पढ़ेंगे। गुड्स का इनवॉइस डेट और टाइम ऑफ सप्लाई। जो सर्विस का पढ़ लिया, गुड्स का भी ऐसे ही रहता है। अभी आपका टेस्ट आने वाला है, वैल्यू ऑफ सप्लाई और बेसिक्स पढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट थर्सडे को टाइम ऑफ सप्लाई भी आ जाएगा। यहाँ पे जो एमसीक्यूज दिया गया है, होमवर्क दिए थे क्या? दिया था। कोई बात नहीं। यहाँ पे जो एमसीक्यूज दिया गया है ना, ये एमसीक्यूज तो पढ़ना ही है आपको, आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट का है। बट ये थोड़ा सा पढ़ना ही है, इधर से भी क्वेश्चंस आएंगे। बट आपके तो एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। सी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बुकलेट है, 50 क्वेश्चंस डाला है उन्होंने जीएसटी में, हर एक में 3, 4, 5। ये पार्ट 1 है, आज पार्ट 2, पार्ट 3 भी आएगा। ये तो अभी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। बट क्या करना है आपको, अभी से स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है मैं बताता हूँ। ये शायद पहला क्वेश्चन है। आप लोग कैसे पढ़ोगे ये सुन लो। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है। आप लोग उल्टा पढ़ना, ये तो फुल सिलेबस मिला के क्वेश्चंस है। ये सारा क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाएंगे जब पूरा सिलेबस कंप्लीट किया आपने। पर वो कंप्लीट करने के बाद ना कोई टाइम ही नहीं होता पढ़ने का वैसा वैसा। इसलिए 5-6 जो भी डाला है, इट्स 30, 40, 50 मिनट्स का ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। उल्टा पढ़ना, नीचे से क्वेश्चन पढ़ लेना, जो आपके चैप्टर्स का है उसको सोल्व कर लेना। जैसे फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, ये आपको पता नहीं है। जैसे ये जीएसटी का बुकलेट है, फिफ्टी क्वेश्चन है, 50 के सिनेरियोस। इतना पढ़ने के बाद तो पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। What is the last date of issue of invoice to construction contract by road company? Last day of issue of invoice, ये तो पढ़े हो ना।
अरे इनवॉइस इनवॉइस सर्विस के केस में तो ये सक जाएंगे, और क्वेश्चंस रहेगा इतना बड़ा सिनेरियो बेस्ड। अभी से इसके साथ लड़ते झगड़ते रहोगे ना तो हो जाएगा। यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है द रजिस्ट्रेशन Yeah, the company also completed a project for construction, 25% of contract सर्टिफिकेट इशूड हुआ इतना तारीख को, इन पैसा मिला इतना। तो आपका जो पढ़ा हुआ इसका क्वेश्चन यहाँ पे, तो ऐसे पढ़ोगे नहीं, ये नहीं पढ़ा हुआ, ये नहीं पढ़ा हुआ, ये नहीं पढ़ा हुआ, हाँ ये इनवॉइस का पढ़ा हुआ है, तो इनवॉइस रिलेटेड पढ़ के अभी से करना। फिर जैसे कि आपका आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई भी हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई भी हो गया, कुछ दिन बाद सप्लाई भी हो जाएगा, कुछ दिन बाद आईटीसी हो जाएगा, पीओएस। तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको करते रहना। ये आप लोग डाउनलोड कर लेना सीए इंस्टीट्यूट का, और हमने शायद ग्रुप वगैरह में टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दिया है। तो ऐसे थोड़ा सा ना पढ़ते रहना, टेंशन मत लेना, पढ़ते रहना है। ये देखो, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनवायरमेंटल एनजीओ इज टू बी, आएगा कि नहीं आएगा, तो मतलब इस टाइप के रहता है, मतलब पूरा एक कहानी लिखा रहता है, समझ में आया ना? यू गॉट इट? ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन इस तरह से करते रहोगे तो हर एक सब में 5 में 1 2 होते रहेगा। और जैसे हमारा नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ते जाएगा और आप करते रहोगे तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से ना पूरा इंडिया ही खौफ खाया रहता है। और मैं आपको इस तरह से ट्रेन करना चाह रहा हूँ कि वो आपका साथी बन जाएगा, और बाद में होता नहीं। और बात के लिए भी तो मैं यूट्यूब पे शूट करके डाल ही रहा हूँ ना। कल संडे था, कल सबका छुट्टी था, मैं आ गया, अपने वाइफ को यहाँ बैठा दिया, अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उसको बोला अब बैठ मेरे पास, तुझे देख देख कर जीएसटी का सीनियर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करते रहो। तो इधर सोल्व कर रहा था, थक जा रहा था, उसको देख रहा था, उसको देख के फिर अच्छा लग रहा था, फिर और सोल्व कर रहा था, अकेले अकेले। बताओ, तो मेरी वाइफ का भी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है सीनरियो बेस्ड। वो बोलती कि हम नहीं जाएंगे, संडे आराम करेंगे, सोने दो। अरे नहीं, चलो तुम बैठो, इधर ही बैठा लेते थे एकदम चेहरा, उससे पूछते नहीं थे क्या क्वेश्चन है। एंड देखो हम लोग बैठ के करते, 50 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन तक पहुंच गए। अगर आज टाइम परमिट होगा फिर आज शाम को बुलाएंगे, 5 क्वेश्चन और करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, तो वो मिलेगा ही। बट वो बहुत लेट हो जाता है, समझ में आ रहा है ना? लेट हो जाता है। देखो मास्टर सम्स, जिन्होंने इनकम टैक्स कंप्लीट कर लिया, आइस बेटा आपके लिए मास्टर सम्स, जो इनकम टैक्स का जो एकदम सारा सिलेबस कंप्लीट करके सम्स होता है वो भी सोल्व करके रखा है, मास्टर सम्स। सो सब कुछ है आपको पास कराने के लिए प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में। इतना सारा क्वेश्चन एक साथ नहीं होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, अभी जीएसटी का भी आएगा। सो मैं आपके लिए इतना कुछ कर दूंगा ना, आप सोच नहीं सकते। बस आप पढ़ो, जिनका सितंबर में एग्जाम है उनको मास्टर सम स्टार्ट कर लेना चाहिए। जो जीएसटी आप लोग पढ़ रहे हो ये पढ़ना चाहिए, समझ में आया ना? हाँ, कभी किसी में एक भी नहीं रहेगा आपका पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं, लर्निंग फेज, लर्निंग फेज, रोज रोज प्रैक्टिस। सोचेगा कि आप सोचेगा आईपीएल होने वाला है, उसके 10 दिन पहले प्रैक्टिस करेंगे तो आईपीएल में फोड़ने नहीं सकेंगे। आईपीएल अभी 4 महीना बाद है, अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही होगा। फ्लो नहीं आएगा बट हो जाएगा। जो चैप्टर आपने किया उसका तो और मतलब जो चैप्टर आपने किया उसका और नॉलेज अपग्रेड होगा और सॉलिड होगा, स्ट्रेंथ मिलेगा। यही तो डिफरेंस है, लोग सभी पढ़ते पास नहीं करते। बहुत रेयर लोग होगा जो जनवरी 27 के लिए बैच स्टार्ट किया या सितंबर 26 के लिए बैच स्टार्ट किया और अभी से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेगा। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ बी, मैं आपके साथ हूं। तो क्वेश्चन बुकलेट डाउनलोड कर लेना और खुद ही करना, खुद से ही हो जाएगा, मेरा लेक्चर भी नहीं चाहिए। बिकॉज जो चैप्टर आप पढ़ा है उसमें तो चैंपियन बन ही गए हो ना, और थोड़ा बहुत कमी रह गया होगा तो फिर अपने आप आंसर देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। बट एग्जाम में ना सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। जनवरी 27 सितंबर 26 के लिए इनकम टैक्स फुल सिलेबस कंप्लीटेड आरआर पे,
विथ मास्टर सम्स, एक दो छोटे मोटे चैप्टर छूटा होगा, ऑल पीजीपी सीजी टीडीएस टीसीएस सब। अब इस वीक से जीएसटी भी आने लगेगा, जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे, तो बस वो देखते रहना है। समझ में आया ना? एग्जाम में ना कुछ तकलीफ ही नहीं है, बोलेगा टैक्स पढ़ा आरजी से, कोई डर ही नहीं है। तो डर नहीं है तभी नहीं होगा अगर आप मेरा बात मानोगे, वैसे पढ़ोगे तो। यस सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पे डिस्कशन करना है। बच्चे लोग पूरा एकदम रेडी होके आए कि आज पूछो गुप्ता जी, उठा उठा के आपका क्वेश्चन पटकेंगे। बेटा नहीं, आज पूछना नहीं है, आज कंप्लीट करना है। जो पूछेंगे थर्सडे को पूछेंगे। थर्सडे का सिलेबस में टीओएस भी है क्या? क्या है? वीओएस एंड बेसिक्स। या लेट्स स्टार्ट सेक्शन 31। गुड्स के केस में इनवॉइस कब रेज करना है ये बता रहे थे। गुड्स के केस में इनवॉइस रेज करना है एट द टाइम ऑफ रिमूवल इफ देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स। नो रिमूवल होगा तो डिलीवरी और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, एंड कंटिन्यूअस सप्लाई होगा तो बिफोर स्टेटमेंट और पेमेंट। और आरसीएम तो ओके, आरसीएम तो पहले के तरह ही है, 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स। अनरजिस्टर्ड प्लेयर से मिलेगा तो 30 डेज सेल्फ इनवॉइस। एक ही बाकी रह गया था, गुड्स सेंट और सेल और रिटर्न बेसिस। आपने चार्ट बना लिया था? चार्ट पूरा रेडी है क्या? या बेटा इसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे क्या? फर्स्ट वाला एग्जाम्पल भी कर लिए थे ना? बोलो भाई। ये भी हो गया था, रिमूवल भी हो गया था, कंटिन्यूअस भी हो गया था। हो गया था क्या? नाउ गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ध्यान से देखना, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई को गुड्स देता है। नहीं लिखा था क्या? नहीं था, उससे लिखा था क्या? देखा गुड सेंट ऑन सेल रिटर्न बेसिस लिखा ना? ध्यान से सुनो, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को गुड्स दिया सेल और रिटर्न बेसिस पे। बेटा ये बेसिस कौन फॉलो करता है, क्या होता है? सुनो, बेसिकली होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है, रिटेलर को। कोई मैन्युफैक्चरर है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, आप लोग रिटेलर हो, तो मैं सामान बना के आपको दूंगा, यू विल सेल। बट इफ अ प्रोडक्ट इज न्यू ना, यू डोंट वांट टू बाई फ्रॉम मी। प्रोडक्ट नया है ना, तो आप हमसे परचेज नहीं करते हो। आप हमसे परचेज कर लिए, मैं आपसे पैसा ले लूंगा, और फिर कस्टमर परचेज नहीं करेगा तो आपका डेड स्टॉक, सो यू डोंट बाई। तो मैं क्या बोलता हूं, वाई आप ये सामान ले जाओ सेल रिटर्न बेसिस पे, इफ सोल्ड पे मी, इफ नॉट रिटर्न मी। आप ले जाओ, 3 मंथ्स 4 मंथ्स रखो अपने पास, 5 मंथ्स रखो, 6 मंथ्स रखो, 1 ईयर रखो, इट्स नॉट अ सेल। मैंने आपको 3 मंथ्स का दे दिया, 3 मंथ्स रखो, ले जाओ दुकान पे रखो, इफ सोल्ड यू पे मी, इफ नॉट यू रिटर्न मी। दिस इज कॉल्ड sale or return. So this is not sale. When you will say after 2 months, yes sir, your product was very fine, then she came, she bought and she referred also her friend, तो फिर तब अप्रूव हो गया, तब सेल होगा। आफ्टर 2 months, आफ्टर 2 months you said, then she friends को बताई about Prerna tutorials. Your any friend doing CA? If they do, say them about our classes. You are finding comfortable here? Thank you. Okay. You'll get chocolate if you refer to your friend. You like chocolate? You don't like. What do you like? What do you like to eat?
Nothing. Oh wow, so nice baby. Pizza and all, if we sometime we order, we will not order for you. Pizza you don't like, momo you don't like, ना? अरे जल्दी बोलो ना भाई. चलो आगे अपने औकात में ही है. ओके सुनो, मैंने श्वेता को माल दे दिया अप्रूवल बेसिस पे. इट्स नॉट अ सेल, बिल नहीं बनाऊंगा मैं. आफ्टर 2 months yes 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 sir I sold, I want to pay. अप्रूवल देगा तब सेल होगा, तब इनवॉइस बनाना है. आई एम सेंडिंग टुडे, टुडे इज 23rd March. कैसे कैसे टाइम पार होता. 10 मार्च को भी स्टार्टेड बैच ना, इतना 13 डेज हो गया. नेक्स्ट संडे तो छुट्टी भी नहीं देंगे, संडे को भी पढ़ाएंगे. 23rd March for 2 months. 15th April she said yes approved. तो 15 अप्रैल को सेल होगा, 15 अप्रैल को इनवॉइस बनेगा. कब बनेगा? 15 अप्रैल. 23rd March को नहीं. That's it. So if goods sent on approval basis, when you have to raise invoice? When approved. When approved. बस याद रखना. When approved. बस याद रखना मोहित. When approved. Goods sent on sale return basis, invoice raised when approved. On that time sale is taken. Done. She is very close to me. I said her, you keep 7 months stock. Okay. She is very close to me. I said you keep 10 months. I have given goods. No sale. कितना मैंने टाइम दे दिया भाई? 10 months. और 9th month, after 9th month, Dancy came her shop. She found that goods. She sold that goods to Dancy. After 9 months, you will say me, sir, approved. Come, 9 months. But GST uncle now is very hungry. He can't wait 9 months. He is Kumbhakaran. You know Kumbhakaran is to sleep 6 months and wake up after 6 months. खूब खाता था. तो GST uncle is like Kumbhakaran, 6 months. Maximum time is 6 months. अगर मैंने आपको गुड्स भेजा, अप्रूव नहीं हुआ, तो 6 months पे इनवॉइस रेज करो. हाउ मेनी मंथ्स? यस 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 यस. इतना बताना था, इसने लास्ट क्लास में नहीं बताया. अब आप लोग देखो, इफ आई एम सेंडिंग गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, इट्स नॉट अ सेल, so invoice should not be raised now. When to raise? When recipient accept the goods. After 2 months you accepted the goods, so then I have to raise invoice. If nothing happened within 6 months, then 6 months from reviewable. जब 6 months पार हो जाएगा, उसी समय आपको क्या करना है? इनवॉइस रेज. सो within 6 months, if Shweta approves, is okay. On that day I have to raise invoice. और 6 महीने में अप्रूव नहीं हुआ तो भी इनवॉइस बनाना पड़ेगा. Is it okay? So GST uncle can wait for how many months? 6 months. If you forget, you remember that Ramayana. Who is Kumbhakaran? So that's it. सेलर रिटर्न के बेसिस, सेलर रिटर्न पे इनवॉइस कब रेज करना है? अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग. when recipient accepts मतलब approved, और 6 months from the removal, whichever is earlier. so ये सारा हो गया. ये तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे, ये अभी एग्जाम्पल करेंगे. कंटिन्यूअस सप्लाई कर लिए थे और ये भी कर लिए थे. इज इट ओके? नाउ पिक्चर विल कम फॉर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, बट now let's find out sale or return के basis पे. so you all are coming to page number 95. पेज नंबर 95 पे आना. गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. दिखा? गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. where goods sent on approval basis, tax invoice must be issued earliest of the following. What is earliest of the following? Acceptance or 6 months.
बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, दिस इज लॉ का लैंग्वेज है। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये टाइम ऑफ सप्लाई होता है जब एक्स अप्रूव्ड। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई मतलब अप्रूव्ड, मतलब अप्रूव्ड, मतलब अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, डन। That is when recipient accepts the goods, or 6 months from the date of removal, 6 months from the date of removal. So I remove goods right now. ये सब केस तो बोला था रिमूवल के समय ही इनवॉइस रेज करो, रिमूवल के समय ही इनवॉइस रेज करो, बट सेल और रिटर्न इज नॉट अ सेल. श्वेता may return goods to me also. So GST uncle is saying you don't have to issue invoice right now. अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल. एग्जाम्पल देखना, 1st March टीवी सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, नो इनवॉइस इशूड. सो राइट नाउ इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड. 20 अप्रैल कस्टमर अप्रूव्स, 20 अप्रैल को कस्टमर ने अप्रूव कर लिया, तो 6 months तो हुआ ही नहीं अभी. तो टाइम ऑफ इनवॉइस मस्ट बी रेज्ड ऑन और बिफोर 20 अप्रैल. गाड़ी समझ में आ रहा है? इनवॉइस मस्ट बी इशूड ऑन और बिफोर 20 अप्रैल. डन. नेक्स्ट, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो 1st March है ना, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 months. तो इनवॉइस मस्ट बी इशूड ऑन और बिफोर 1st September. इज इट ओके? या कभी 31 अगस्त भी बोल देने से भी चलता है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेना. 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल बोलने से 1st March से ना 1st September 6 months पार हो जाता है. सो 31 अगस्त भी कभी कभी लिखा रहता, ऑप्शन देख लेना. तो आई होप आप लोग समझ गए सब कुछ, ये सब तो पढ़ा दिया था. यस, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. अब पहले ये बताओ, इशू ऑफ इनवॉइस का टाइम क्या था? मूवमेंट हो रहा है तो ऑन और बिफोर रिमूवल, नहीं हो रहा है तो मेकिंग अवेलेबल और डिलीवरी. फिर उसके बाद कंटिन्यूअस स्टेटमेंट और पेमेंट के पहले, सेल और रिटर्न बेसिस, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, टाइम ऑफ सप्लाई डेट इज एक्सेप्टेंस और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल. और यू अनरजिस्टर्ड से होगा तो सेम एज सर्विस था विद इन 30 days. क्लियर है ये? नाउ सेक्शन 12(2), 12(3), 12(5), 12(6 पढ़ेंगे. 12(2), 12(3), 12(5), 12(6. तो 12(5), 12(6 नहीं पढ़ना है, सेम एज सर्विस. तो जहां पे चार्ट पे लिखे हो 12(5), 12(6 लिख देना, सेम एज सर्विस. 12(6) में क्या था? इंटरेस्ट पेनल्टी था. देखो, तो इंटरेस्ट पेनल्टी जब मिला तब गुड्स बेचा, इंटरेस्ट पेनल्टी जब मिला तभी टाइम ऑफ सप्लाई. और 12(5) क्या था? 13(5) चोर था ना, तो 12(5) भी चोर है. तो चोर के केस में 2 पॉइंट था ना, अगर वो रजिस्टर रिटर्न भरना है तो ड्यू रिटर्न का डेट, ड्यू डेट, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो टैक्स पेमेंट. सो बधाई हो बधाई, 12(5) डन, 12(6) done. Only 2 sections we have to do, 12(2) and 12(3). After that your chapter will be over. Now you get ready for your test. So आप लोग तो थर्सडे को टाइम ऑफ सप्लाई भी दे सकते हो. अब तो बोलो भाई, टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, अपने को देना ही पड़ेगा, कोई फाकीबाजी से पास नहीं हो सकता है. यू हैव टू बी फाइटर, क्योंकि सप्लाई बड़ा चैप्टर है. तो सप्लाई विल गो 1 week. तो अच्छा है ना, नेक्स्ट थर्सडे को सप्लाई का टीवीएस तो आसान ही चैप्टर है कि नहीं? बोलो भाई. और इसका यूट्यूब पे मेरा रैपिड रिवीजन भी है, पुराना वाला, उसमें वाउचर है, वाउचर को काट देंगे. और अभी नया आ गया तो अच्छा ही है.
तो आपने सिलेबस में डाल देना, थोड़ा कष्ट करो। ओनली दिस इज मार्च 7 डेज 8 डेज, अप्रैल में 31 मई तक ही प्रेशर है आप लोगों का, जिनका सितंबर में एग्जाम है। जून से तो बल्ले बल्ले, जिंदगी में कभी ट्यूशन ही नहीं पढ़ना है सितंबर वाले को। सो आइए, टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड रिक्वायर्ड टू इशू, बस एक ही। और एक था डेट ऑफ पेमेंट रिसीव, तो पेमेंट रिसीव हट गया। तो सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज टू बी इशूड, और डेट ऑफ सप्लाई रिसीव्स पेमेंट। जैसे सर्विस में था ना आईपी, इनवॉइस और पेमेंट रिसीव्ड, तो गुड्स में भी जीएसटी अंकल पेमेंट रख दिए थे, तो सारा गुड्स वाला लोग पत्थर उठा के जीएसटी अंकल का सर फोड़ने आए थे। बोले जब से हम लोग का जन्म हुआ गुड्स में पेमेंट नहीं था, तुम कैसे ला दोगे पेमेंट? सब कोई पत्थर लेके भागने लगे, किसके पीछे? जीएसटी अंकल। पत्थर मार देता तो जीएसटी अंकल मर जाते। आज जीएसटी कैसे बढ़ते तुम लोग? टन से जीएसटी अंकल बोले नहीं 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 नहीं, मेरे को माफ करो, मेरे को माफ करो, मैंने बहुत बड़ा गलती किया, पेमेंट नहीं होगा। तो एकदम चिल्ड्रंस डे के नेक्स्ट डे नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन नंबर 66। ये सबको याद रखना पड़ेगा। सर फूट जाता किसका? जीएसटी अंकल। गुड्स वाले फोड़ देते। तो चिल्ड्रंस डे मनाने के बाद, चाचा नेहरू से चॉकलेट खाने के बाद सबको बोल दिए कि नेहरू जी का प्रसाद है सबके लिए, पेमेंट नहीं देखेंगे, ओनली इनवॉइस, ओनली इनवॉइस, दैट्स इट, डन, फिनिश, खत्म हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। पेमेंट वाला नॉट एप्लीकेबल। नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 सीटी मतलब वो सीजीएसटी वाला। All taxpayer for paying GST on goods pay advance. GST is payable on invoice issued or due. जब इनवॉइस का ड्यू होगा वही उसी के हिसाब से। एक पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम और एक पढ़ेंगे एक्शनेबल क्लेम। कॉम्पोजिशन स्कीम, एक्शनेबल क्लेम के केस में कॉम्पोजिशन स्कीम, एक्शनेबल क्लेम हम लोग बस कल से ही पढ़ने वाले, सप्लाई वहां बताएंगे। एक्शनेबल क्लेम और कॉम्पोजिशन स्कीम मतलब ना छोटा छोटा टैक्स पेयर को एक लमसम टैक्स लेते। छोटे छोटे टैक्स, दो टाइप के टैक्स पेयर होते हैं, एक बड़े लोग और एक छोटे लोग। छोटे लोगों के लिए जीएसटी को इजी बनाने के लिए एक लमसम टैक्स का सिस्टम है, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल 2 में पहला चैप्टर होगा रजिस्ट्रेशन। अगर आप सर्विस पे हो ना, आसाम में अलग अलग स्टेट का अलग अलग रेट है, मणिपुर का अलग है, मेघालय का अलग है, बताएंगे। सो अगर आसाम में सर्विस सेक्टर में ना 20 लाख तक नो जीएसटी। अगर आपका इंस्टीट्यूट का, कोचिंग सेंटर का फी 20 लाख से ऊपर हो जाता है ना, यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड एंड अपने बच्चों से टैक्स चार्ज करना है। तो फिर वहां पे इनपुट टैक्स, क्रेडिट, बहुत कुछ होगा। तो ये छोटे छोटे जो कॉमर्स के नहीं, साइंस के टीचर, आर्ट्स के टीचर, बीकॉम के टीचर का टर्नओवर 30 लाख होगा ना, तो फिर उनको जीएसटी का कंप्लायंस करना पड़ेगा। उन लोग जानता नहीं इतना। तो सरकार ने बोला आप छोटे अगर कोचिंग सेंटर वाले हो 50 लाख तक टर्नओवर है, कितना? 50 लाख तक, तो 6% टैक्स दे दो। 18% नहीं, 6%। शॉर्टकट। प्रेरणा का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है, तो हम लोग शॉर्टकट नहीं जा सकते। अगर निधि बेटी कोचिंग सेंटर खोली 30 लाख टर्नओवर है, तो सी कैन गो शॉर्टकट। तो डेट्स कॉल कॉम्पोजिशन। समझ में आया? जब तक नहीं मिलेगा चैप्टर तब तक ध्यान देना। कॉम्पोजिशन मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बस छोटा कोचिंग सेंटर है, तो इनको ज्यादा नियम नहीं फॉलो करना होता, तो उनको छोड़ दो, उनका सिस्टम अलग है। उनको ना क्वार्टरली वगैरह टैक्स देना होता है उनका। और एक एक्शनेबल क्लेम, ये नया आया है,
इस केस में रिसिप्ट के बेसिस पे देना होता है। टैक्स पेड ऑन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, रिसीव ऑफ पेमेंट। All registered person paying tax on advance allowing tax payment at the time of supply. This exemption no longer apply to registered person supplying specified actionable claim. ये बहुत हिट लिस्ट है। For such supply tax must be paid at the time of receipt of payment. So एक गुड्स के केस में इनवॉइस ही बोलना है। क्या बोल रहा है? इनवॉइस। एक्सेप्शन है कॉम्पोजिशन स्कीम और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स यहाँ पे अलग है, बट गुड्स के केस में हमेशा क्या बोलेंगे? हाँ, गुड्स के केस में क्या बोलेंगे? इनवॉइस। क्या बोलेंगे? इनवॉइस। गुड्स के केस में इनवॉइस बोलना। क्या बोलेंगे? इनवॉइस। बट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जीएसटी कौन सा बेसिस पे है? रिसीव्ड ऑफ पेमेंट। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, इसमें हाइलाइटर से हाईलाइट करना। लिखा था क्या ये वाला? बोलो भाई। यस। तो गुड्स के केस में ओनली क्या देखना है? इनवॉइस। और एक सिचुएशन क्या आ गया? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, इस केस में पेमेंट, इस केस में रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। इज इट ओके? अदरवाइज गुड्स में पेमेंट नहीं। ये देखो कौन सा नोटिफिकेशन आया था? 66, नो जीएसटी ऑन एडवांस। गुड्स के केस में पैसा एडवांस मिलता है तो नो जीएसटी। नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, नो जीएसटी ऑन एडवांस। कुछ भी पैसा एडवांस में मिलेगा, नो जीएसटी। बट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, देन अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। आइए बोर्ड पे आइए। यहां से शुरू करते। कल हम लोग इनफॉर्मल पे P1 पढ़ लिए थे क्या? बोलो भाई। इनफॉर्मल पे P1 पढ़ लिए थे। P2 आओ। A machine has to be supplied at site, पेज नंबर 97। A machine has to be supplied at site, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी श्वेता के फैक्ट्री में जाके सप्लाई करेंगे, आई मीन रिया के फैक्ट्री में जाके सप्लाई करेंगे। तो सप्लाई कब होगा? जब आपके फैक्ट्री में जाएगा। It is done by sourcing various components, vendor assembling the machine at site. The details: 17 September, purchase order, advance 5,000 received for goods 12 lakh, entry recorded in seller's book. 20 October, machine assembled, tested, accepted by buyer. 23rd अक्टूबर को इनवॉइस रेज्ड। 4th नवंबर को बैलेंस पेमेंट रिसीव। बेटा ये गुड्स है। गुड्स के केस में ये तो गुड्स के केस में यहाँ पे क्या है? आपके साइट पे जाकर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे सप्लाई तभी मानेंगे जब इंस्टॉल हुआ है। तो मशीन असेंबल्ड, टेस्टेड, एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे इनवॉइस आपको रेज करना है 20 अक्टूबर। कब रेज करना है? इनवॉइस शुड हैव बीन रेज्ड बाय 20 अक्टूबर, बट यू रेज्ड ऑन 23rd अक्टूबर। तो गुड्स के केस में इनवॉइस का डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड,
You issued invoice on 23rd October, but uncle said you to issue invoice on 20 October. So time of supply is 20 October and पूरा 12 lakhs का, पूरा time of supply is 20 October और कितना रुपया का 12 लाख. इज इट ओके? तो ध्यान से देखना, as per notification 66/12/2A, time of supply goods is the last date of invoice was issued or last date that it should have been issued. section 31 3 एक साथ डाल दिया. 12/2A बोले थे time of supply is the date of issue of invoice or last date it should have been issued. तो पेमेंट से मतलब नहीं, नोटिफिकेशन 66 भी आ गया इसमें. फॉर 12 लाख टाइम ऑफ सप्लाई इज 20 अक्टूबर. सही है? एज दिस वाज द डेट व्हेन गुड्स वेर मेड अवेलेबल टू रेसिपिएंट. उस दिन आपने उसको अवेलेबल करवा दिया. दस द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड. ये सेक्शन 31 को अभी लिखने का उतना जरूरत नहीं है, बट 12/2A तो भी भूलने का जरूरत नहीं है. दिस इज ओके. छोड़े इसको. ये पहला होमवर्क का क्वेश्चन है P2. P3 months and once trading company registered liable to pay GST forward supplied goods supplied third invoice fifth payment received 9. तो बेटा गुड सप्लाई थर्ड तो इनवॉइस भी होना चाहिए थर्ड, तो टाइम ऑफ सप्लाई भी होगा 3rd अक्टूबर. सो नाइस. 4 पढ़ लिया था क्या? बोलो भाई. 5 भी पढ़ लिया था क्या? नहीं, 5. An order is placed on Ram and Company 18th August for supply of consignment of customized shoes. Ram and Company gets consignment ready, inform customer and issue invoice 2nd December को. The customer collect consignment from premises 7 December, electronically transfer 7 December को लेकर गया, वो हो गया. और पेमेंट वेमेंट बताया. तो क्या गुड्स के केस में पेमेंट देखना है क्या? सिर्फ एक्शनेबल क्लेम. अभी अमेंडमेंट हुआ है, लास्ट ईयर ही आया है. एक्शनेबल क्लेम बोलते रहना. एक्शनेबल क्लेम गुड्स में रिसीट बेसिस पे होता है. एक्शनेबल क्लेम क्या होता है पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. अभी क्या होगा, इनवॉइस कब रेज किया 2 दिसंबर और वो लेकर कब गया 7 दिसंबर को. तो फिर तो टाइम इनवॉइस ऑन टाइम है ना, तो फिर क्या हो जाएगा आंसर 2 दिसंबर. इन दिस केस इनवॉइस issued before removal of goods within time limit prescribed, therefore time of supply is 2 December. Last date on which invoice should have been issued December 7 को इनवॉइस रीइशू करना चाहिए था ना उसको, तो उसके तो पहले ही कर दिया ना. तो ठीक है ना, इनवॉइस डेट और लास्ट डेट ऑन इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड. इज इट ओके? आगे बढ़ो. 15 जुलाई महक सन्स रिसीव ऑर्डर फ्रॉम सुंदर ट्रेडर कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स गॉट कंसाइनमेंट रेडी. दिस कंसाइनमेंट रेडी कर दिया कितना तारीख को 20 जुलाई. इनवॉइस वर इशूड 21 जुलाई एंड कुड नॉट कलेक्टेड. कंसाइनमेंट इमीडिएटली कलेक्ट किया बाद में. तो फिर यहां भी क्या हो जाएगा, कब कलेक्ट किया वो 30. तो इसके पहले तो रेज हो ही गया ना, तो फिर क्या कर लेंगे आंसर 21 जुलाई. The invoice must be issued before the time of delivery since invoice was before removal 21 जुलाई. नेक्स्ट ये खत्म हो गया. नेक्स्ट पॉइंट था ना सर्विस में था ना, रिलायंस वाले ने एयरटेल ने एक बिल रेज किया जिसमें 890 आ गया था. तो श्वेता ने 10-20 रुपये एक्स्ट्रा राउंड फिगर में दे दिया. एक्सेस पेमेंट अबोव 1000 एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर था ना. बट गुड्स के केस में तो पेमेंट से कोई मतलब ही नहीं है. तो ऐसे ही सरकार ने प्रोविजन बना दिया, दिस इज नॉट रेलेवेंट.
दिस इज नॉट रेलेवेंट। एक्सेस पेमेंट अप टू 1000 गुड्स के केस में नॉट रेलेवेंट, क्योंकि गुड्स के केस में पेमेंट बेसिस पे तो टैक्स ही नहीं लगता। अरे भाई, जब प्रोविजन बनाया था एक साथ बना दिया था, समझा ना इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, 12(2) को में तो लिखना याद रह गया, बट ये एक्सेस पेमेंट में ना अंकल लिखना भूल गए, अभी तक चलते आ रहा है, बट आप लोगों को पढ़ना नहीं है। नॉट रेलेवेंट क्यों? गुड्स में पेमेंट नहीं देखना होता है, गुड्स में क्या देखना होता है, इनवॉइस। नॉट रेलेवेंट क्यों? गुड्स में पेमेंट नहीं देखना होता है, तो काट दो। नॉट रेलेवेंट, गुड्स में पेमेंट नहीं देखना होता है। वाओ सर, गिफ्ट। एंड वी आर टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर फॉर सीए स्टूडेंट्स। आरसीएम यहां लिख लिया बेटा, आप लोगों ने लिख लिया। आरसीएम गुड्स का ध्यान से देखेंगे, आरसीएम गुड्स का लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। याद है सर्विस में क्या पढ़े थे? इनवॉइस, पेमेंट और 61st डे, IP 61, ये सब याद रखना है। शॉर्ट टर्म एकदम पढ़ते जाना है, जैसे टिप्स तो याद है ना वैल्यू ऑफ सप्लाई का, वैसे यहां भी याद रखना है। तो IP 61 था, इनवॉइस, पेमेंट, 61st डे ऑफ इनवॉइस। बट यहां पे आरसीएम पे आप गुड्स रिसीव कर रहे हो, रिसीव, तो यहां पे रिसिप्ट ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ गुड्स यहां पे देखना है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स और पेमेंट और 31st डे ऑफ इनवॉइस, 31st डे ऑफ इनवॉइस। ध्यान से देखना, आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा RP 31, RP 31। पहले 31 तो समझ लीजिए, 31 ऐसे समझ लीजिए कि सर्विस के केस में तो 30 डेज में इनवॉइस रेज करना होता था, तो उसमें 31 प्लस कर दिया, 30 में तो 61 हो गया था। समझ में आ रहा है ना? याद है ना, सर्विस का इनवॉइस रेज करना है विद इन 30 डेज, एंड गुड्स का तो आज निधि माल लेके जा रही है, आज ही, तो वो 61 से 30 हट गया, क्या बना 31। और पेमेंट वही है, पेमेंट वही है जब मेरे बुक्स में लिखा और जब बैंक पे डेबिट हुआ। और रिसिप्ट ऑफ गुड्स, क्या रिसिप्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पे इनवॉइस नहीं चाहिए, यहाँ पे रिसिपिएंट इनवॉइस नहीं चाहिए, यहाँ पे रिसिपिएंट इनवॉइस नहीं चाहिए, यहाँ पे रिसिपिएंट इनवॉइस नहीं चाहिए। गुड्स के केस में रिसिपिएंट इनवॉइस नहीं चाहिए, गुड्स के केस में रिसिपिएंट इनवॉइस नहीं चाहिए, बट सर्विस के केस में इनवॉइस। इतना क्रिटिकल है, उसने ना एकदम समझ के चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा। सर्विस के केस में था IP 61 डे ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस, और गुड्स के केस में आई नहीं चाहिए, मेरा इनवॉइस से कोई मतलब नहीं है, उसको दोनों को लिखना चाहिए, बट पता नहीं भूल गए। तो अभी याद रखना, RP 31 रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जब मेरे को माल मिला, आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हैं ना, तो जब मेरे को माल मिला, पेमेंट और 31st डे ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस। यहां पे रिसिपिएंट इनवॉइस नॉट रेलेवेंट, तो यहां पे लिख लेना रेसिपिएंट इनवॉइस नॉट रेलेवेंट, रेसिपिएंट का इनवॉइस नहीं देना, नहीं देखना है, रेसिपिएंट इनवॉइस नॉट रेलेवेंट। हो गया, हो गया, और 2-4 बार चिल्ला लेते। यू आर कमिंग टू पेज नंबर 99, 99 में आके इसको काट दो, 99 में आके 1000 वाले को काट दिया। काटने में ये बेटी बहुत खुशी रहती है। प्रॉब्लम 7, प्रॉब्लम 8 भी काट दो, काट दिया, यस। कंटिन्यूअस को थोड़ा बाद में। पेज नंबर 100 में आओ, पेज नंबर 100, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। अभी रिया बेटी आरसीएम में फंस गई, रिया बेटी आरसीएम में फंस गई, ये खुद टैक्स देगी गवर्नमेंट को,
earlier of the following. First is receipt of goods, second payment, और थर्ड 31st डे ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस. तो क्या देखेंगे? रिसीप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट और 31st डे ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस. इसको बोलते हैं RP 31, उसको बोलते थे IP 61, IP SP RP. इसी में हमारा पी में हमारा TOS खत्म हो जाता है. ओके, बोलो गुनगुनाओ बेटा, क्या है बेटा? RCM गुड्स में फंस गए. 12(3) RP 31 रिसीप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट और 31st डे ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस. तो यहाँ पे याद रखना है क्योंकि सर्विस पढ़ के आए थे ना. सप्लायर्स इनवॉइस से कोई रेसिपिएंट इनवॉइस से कोई मतलब, यहाँ उनको रेस करना है बट उससे मतलब नहीं. और कभी ABC तीनों फेल हो गया, ABC तीनों फेल हो गया. टाइम ऑफ सप्लाई एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट पहले की तरह ही है. तो रेसिपिएंट के बुक में जब एंट्री हुआ उसी दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई. नाउ ये 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल और उसके बाद भर भर के एग्जाम्पल्स. और ये देखो आपके इंस्टीट्यूट का ये टॉपिक फेवरेट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस बना के रखा है. तो RCM गुड्स पे क्वेश्चंस फेवरेट है और रेसिडुअरी से तो पढ़ने ही नहीं है अपने को. बस ये 4-5 क्वेश्चन, चैप्टर खत्म. तो भगवान जी के आशीर्वाद से हम लोग आज सप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं. आइए फटाफट देखिए. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 10 जुलाई को मिला. डेट ऑफ पेमेंट इन बुक्स इन बैंक. तो कौन सा लेंगे? डेट ऑफ पेमेंट कौन सा लेंगे? बुक्स का, विच एवर इज अर्लियर. डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस रेस हुआ 5 जुलाई को. तो 5 जुलाई का 31st डे ना, बोलो भाई, 5 जुलाई का 31st डे. जुलाई 31 डेज का होता है ना, 5 दिन काटो ना. 5 अगस्त. सो कौन सा अर्लियर है? रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट 5 अगस्त. विच इज अर्लियर? बोलो बेटा. रिसीव ऑफ गुड. टाइम ऑफ सप्लाई 10 जुलाई. आगे बढ़े. नेक्स्ट, चमन बेटा को माल मिला इंडिपेंडेंस डे के दिन 15 अगस्त. पेमेंट नहीं किया. इनवॉइस 1 जुलाई. 31st डे भी बता दिया. तो फिर हम लोग क्या देखेंगे बेटा? रिसिप्ट ऑफ गुड्स, 31st डे ऑफ इनवॉइस, और पेमेंट तो है नहीं तो फिर क्या ले लेंगे? 1 अगस्त. इज इट ओके? लो, रिसिप्ट ऑफ गुड्स नॉट नोन, डेट ऑफ पेमेंट नॉट नोन, डेट ऑफ इनवॉइस नॉट नोन, डेट ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स 20 सितंबर. तो फिर क्या हो जाएगा? 20 सितंबर. ये लाइट क्वेश्चन था बट P10, P11, P12 तीनों को E फॉर एग्जाम रखते हैं. सो पहले 11 करेंगे, छोटा है, फिर 12 करेंगे और फिर इसके बाद 10 नंबर का जवाब आपको देना है. मैं आप लोग को क्लास वर्क दूंगा. इसके बाद हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स. सो अच्छा से देखिए. डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई. 4 मई को सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स ऑन RCM टू ब्रिज एंड कंपनी. 30 days from the date of issue of invoice elapses on 3rd June. 3rd जून को 30 डे पार हुआ. लॉ में लिखा है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days, बट हम लोग पढ़ लेते हैं इजी से 31st डे. तो जून 4th नहीं होगा, इसके जगह 31 डे क्या हो जाएगा? जून 4th. सही है ना भाई? अरे सही है ना? 30 डेज पार हुआ 3 जून को. हम लोग को 30 डेज के नेक्स्ट चाहिए ना. और रिसीव ऑफ पेमेंट
और रिसीव ऑफ गुड्स और मेक्स द पेमेंट। तो बेटा आरसीएम में फंस गया है ब्रिज। टाइम ऑफ सप्लाई आरपी, आर इज May 12, P May 30 और 31st डे। तो फिर क्या हो जाएगा May 12। Here May 12 will be the time of supply being earliest of three receive of goods, date of payment, date immediately following 30 days. Is it okay? So RCM में दो क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को, एक ही लिखना है, एक ही P11 एक क्वेश्चन लिखना है, बस वो की एक राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, बाकी का फटाफट पढ़ेंगे। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई May 4 सप्लाई इनवॉइसेस गुड्स आरसीएम पिलर एंड कंपनी 30 डेज एलेप्सेस June 3। तो 31 डे क्या होगा, 31st डे June 4। पिलर एंड कंपनी रिसीव गुड्स रिसीव June 12 एंड पेमेंट July 3। अब क्या होगा 4th June, June 12, July 3। कितना बच्चा के अर्लीस्ट 4। इज इट ओके? सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो डन। लिखने का एक ही होमवर्क है। अब आप लोग ना पेंसिल से इसका आंसर लिखो, पेंसिल से, फिर मैं चेक करूंगा और उसके बाद रैपिड फायर ले लेंगे। यस, एग्ज़ाम में बता देगा कि आरसीएम में कवर्ड है। अभी तो हम आरसीएम के साथ रखे, आरसीएम में कवर्ड है। तो आरसीएम में आरपी 31 days of suppliers invoice. So receipt of goods 1st July, date of receipt of goods क्या, और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं चाहिए, 31st डे पहले ही बता दिया तो इससे मतलब नहीं। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, बड़ा आसान हो गया, बड़ा आसान हो गया। क्या आंसर लिखा? यस, 1 जुलाई सबका है, डेंसी बेटी का भी है। यू गॉट इट? यस, यू गॉट आंसर? रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट
और 31st डे ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर. सो जुलाई 1 इज अर्लियर गुड़िया. नेक्स्ट जुलाई 1, जून 25, जुलाई 30, 25 जून. पार्ट पेमेंट जुलाई 1, पार्ट पेमेंट 30 जून, बैलेंस 20 जुलाई. तो आपको बोला था मैंने 10,000 ले लेना, 3,000, 7,000 ऐसे बताया था ना. बोलो तो क्या होगा. जून 30 3,000 का मैंने पार्ट पेमेंट का. रुको भाई, टफ है टफ है टफ है. सब ठीक है, ऐसा सब कराया था मैंने, फिर भी टफ है. अरे भाई मेरे को टफ लगता है ना, आराम से पढ़ा दे तो खत्म है चैप्टर. आप लोग विद्वान हो, अच्छा बात है. ओके, एंड बैलेंस 7,000 का क्या देखेंगे. रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट और 31st डे. तो कौन सा होगा. जुलाई 1 बैलेंस पेमेंट. इज इट ओके. यस. चमन बादल छा गया, गलती किया. नेक्स्ट जुलाई 5 पेमेंट इन बुक्स एंड डेबिटेड इन बैंक. तो पेमेंट क्या लेंगे 28 जुलाई 5 जुलाई. अब आसान है 28 जून. जुलाई 1 पेमेंट जून 26, जुलाई 30, जून 20. आसान है. लास्ट वाला तो गिफ्ट है गिफ्ट है गिफ्ट है. 30 जुलाई. बेटा ये आपके स्टडी मेट का क्वेश्चन है, इस पे 3 बार ये लगा दो. ये कभी भी टेबल दे देगा आपके एग्जाम पे, 4 नंबर का, 5 नंबर का. और जो सीए के लिए इंपॉर्टेंट है, सीएमए के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है. सो माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव डन विद द ब्यूटीफुल चैप्टर. आइए अब फटाफट देख लेते हैं. बेटा रेसिड्यूरी सेम एज सर्विस लिख दो. सेम एज सर्विस फटाफट पढ़ लेते, फॉर्मेलिटीज कर लेते. where it's not possible to determine time of supply 12/2, 12/3, 12/4 तो है ही नहीं. Time of supply in case of periodical returns to file, date on which other case tax investigation. Example, investigation reveal clandestine removal of goods by suppliers not registered. Underline not registered है GST. The evidence form of noting of an updated and corroborative material कुछ लिखा है. The supplier voluntary pay tax during investigation. वो चोर था, उसको टैक्स देना था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, निधि फोन करके बोल दिया अंकल अंकल अंकल. यस, वो जो अंकल है ना वो बहुत बड़े हैं बट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हुए. फिर जीएसटी आके पकड़ा, अबे क्यों नहीं टैक्स दिया. अब उसको 40 रुपए का चॉकलेट भी मिल गया, खुश है 40 रुपए का चॉकलेट में, बट अंकल को फंसा दिया तो फिर टैक्स दे दिया अंकल ने. तो फिर क्या बोला था, टाइम ऑफ सप्लाई अगर रजिस्टर्ड होते तो पीरियोडिकल रिटर्न का ड्यू डेट, और नहीं है तो टैक्स पेड. व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑन विच टैक्स इज पेड. एज बीइंग अनरजिस्टर्ड सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न. अगर वो रिटर्न फाइल करना होता और फिर नहीं दिखाया तो ड्यू डेट. इज इट ओके. तो बेटा इसको भी एग्जाम के लिए रखना. टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट लेट फी सेम एज सर्विस, सेम एज सर्विस. या P14 रीड कर लेना घर पे, P15 रीड कर लेना घर पे, P14, 15 रीड कर लेना घर पे. और ये समरी फॉर्मेट पे सर्विस का लिख दिया गया है. आइए अब फर्स्ट पेज से देखते हैं, कुछ कुछ छूटा होगा उसको सल्टाएंगे. फर्स्ट पेज से देखते हैं, कुछ कुछ छूटा होगा उसको सल्टाएंगे. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का 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 या
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटा है P9, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेज 99, P9, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ई ट्रिपल ई। और ये होमवर्क कॉपी में गैस इज सप्लाइड बाई पाइपलाइन, गैस सप्लाई कर रहे हो पाइपलाइन पे, ही मेड इज द सप्लाई इज मेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, मंथली पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई हो गया, कंटिन्यूअस सप्लाई 1 साल के लिए सप्लाई करना है, मंथली पेमेंट होगा। तो इनवॉइस का डेट सिखाया गया था। कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में इनवॉइस कब रेज करना है, रिया बेटी को जब पेमेंट लेगी या जब स्टेटमेंट इशू करेगी उस समय तक पेमेंट और स्टेटमेंट इशू तक इनवॉइस रेज कर दी तो ऑन टाइम वही होगा इनवॉइस डेट, वही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। कंटिन्यूअस सप्लाई लॉन्ग पीरियड के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट सप्लाई करते हैं जिसमें सक्सेसिव पेमेंट्स लिया जाता है। सर्विस के केस में तो मोर देन 3 मंथ्स बोला था, यहाँ पे तो बस ऐसे ही बोला 1 कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट लॉन्ग पीरियड के लिए सप्लाई होगा। स्टेटमेंट पीरियोडिकल पेमेंट, जब स्टेटमेंट पीरियोडिकल पेमेंट आएगा उसी डेट को आपको इनवॉइस रेज करना है, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई बड़ा आसान है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। गुड्स के केस में पेमेंट देखने का जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा कॉम्पोजिशन में नियम अलग है। और एक्शनेबल क्लेम के केस में अगर गुड्स है तो फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के समय देखा जाएगा, यस और नो। सो आइए देखते हैं द डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स आपको अगस्त 5 को हुआ है, सितंबर 5 को हुआ है, अक्टूबर 5 को हुआ है, 5 लाख मेड इन ईच मंथ। तो सिंपल सा, तो जो माल आपने जुलाई में सप्लाई किया होगा उसका इनवॉइस रेज करना है 5 अगस्त तक और उसका टाइम ऑफ सप्लाई भी 5 अगस्त होगा बेटी। जो माल आपने सप्लाई किया है अगस्त में उसका इनवॉइस रेज करना है ऑन और बिफोर टीचर्स डे 5 सितंबर और टाइम ऑफ सप्लाई भी 5 सितंबर। जो माल आपने सितंबर में सप्लाई किया है उसका इनवॉइस रेज करना है 5 अक्टूबर तक, टाइम ऑफ सप्लाई भी 5 अक्टूबर। बेटा ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है और एमटीपी में 25 पे दिखा के क्या पता आप अभी 26 का किसी एग्जाम में टपका देगा, स्टडी मेट का क्वेश्चन है। ऐसे तो कोई भी बोल देगा, लेकिन 5 में 5 लिखने के लिए फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई गुड सक्सेस स्टेटमेंट पेमेंट्स आर इशूड, जीएसटी इज पेबल द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर नोटिफिकेशन 66 एंड 12(2)(a), 31(4) तो भूल भी सकते हो। इनवॉइस should be issued before at the time each statement payment. In this case, monthly payment 5 lakh each. Invoice should have been issued on or before 5th June. गड़बड़ हो गया ना। 5th अगस्त, 5th सितंबर, 5th अक्टूबर। जुलाई मंथ का सप्लाई का इनवॉइस, करेक्शन कर दो। जुलाई मंथ का इनवॉइस 5th अगस्त, टाइम ऑफ सप्लाई 5th अगस्त। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, छोड़े इसको। यस, आरसीएम पढ़ लिए थे। आरसीएम गुड्स के केस में कंफ्यूजन आएगा, यहाँ पे सेल्फ इनवॉइस नहीं देखना है, बट सर्विस के केस देखो सेल्फ इनवॉइस तो रेज करना ही है बट यहाँ नहीं देखना है। यहाँ पे RP31, अगर RP31 नहीं लगा तो जिस दिन रेसिपिएंट ने एंट्री किया ये हो गया। रेसिडरी कॉमन है, सब कुछ कॉमन है। सर्विस पे आओ, सर्विस पे आओ, क्या क्वेश्चन छूटा है बताओ, सर्विस पे आओ, क्या क्वेश्चन छूटा है बताओ। ओके,
जीएसटी में बहुत जगह पेमेंट आता है, तो पेमेंट का डेट क्या लेंगे? जिस दिन मेरे बुक्स में लिखा, जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। जीएसटी के केस में बहुत समय पेमेंट रिसीव भी आता है, रिसीव, जब प्रेरणा के अकाउंट पे लिखा, जब बैंक में क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। तो ये पूरा क्लियर है। सर्विस के केस में एडवांस का कर लिया था। भगवान जी के आशीर्वाद से ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। एक क्लेरिफिकेशन है, पेज नंबर 111 पे इंस्टीट्यूट ने इसको अपने मैट से हटा दिया है। सीए स्टूडेंट्स इसको हटा दो, पेज 111 पे इंस्टीट्यूट हटा दिया है। तो एग्जाम्पल 1 हटा दो, एग्जाम्पल 2 हटा दो, एक बार P30 भी हटा दो। P31 होमवर्क दिया था क्या? यस। P45 से ये होमवर्क था क्या? हो गया? नहीं हुआ? आओ P46 देखते हैं। हाँ, ये लीगल है ना? नहीं, क्या है? आरसीएम है ना? हो गया क्या? सर्विस है ना? 46 भी रीड, बोलो भाई। 47 भी रीड, 48 नहीं, तो 48 भी रीड में रख लो, और 49 तो लर्न कर लो। रीड बोला था एकदम डेंजर समय। ई नहीं, ये नहीं था, वेट, ये होमवर्क तो हो गया ना? बोलो भाई। अरे कौन सा एक मुझ स्वामी वाला सम किधर गया? अरे एक मुझ स्वामी, अरे भाई तू कहाँ चला गया भाई? तू क्यों छिप रहा है भाई? तू ही तो आने वाला है भाई। 5 नंबर का ये किया ना, नहीं किया? याद कर लेना इसको, याद तो हो ही गया। ये ना फिर से मिलेगा, पता है, जब बेटा इनवॉइस चैप्टर पढ़ेंगे ना, इनवॉइस अगेन फिर से मिलेगा। अब तो ये एग्जाम में भी मिलेगा, टेस्ट में भी मिलेगा। ये तो डॉन है, डॉन। चलो खत्म हो गया चैप्टर। और हमारे सीए स्टूडेंट्स काटने में बड़ा मजा आता है। सीए स्टूडेंट पेज नंबर 120 का सेक्शन 14 काट देना। सीएमए सीएस को चाहिए, और सीएमए स्टूडेंट्स बैठना एक दिन मेरे साथ। सीए 52 काट दो, 53 काट दो, 54 काट दो। आइए अब ना थोड़ा सा मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, फटाफट देख लेते। 59 कहाँ तक है भाई? 4-5 क्वेश्चन है, रैपिड फायर में पढ़ लेते। होमवर्क करना, एमसीक्यूज भी करना। बेटा अभी जितना आप लोग पसीना बहाओगे, जितना मेहनत करोगे, जितना कष्ट पाओगे, रिजल्ट में मार्कशीट आप टैक्स में 60 प्लस ना, मतलब इक्विवेलेंट टू 80-90 माना जाता है टैक्स में, जो सिलेबस बनाया इन्होंने। सो खूब पढ़ो बेटा। आपको लगता है कि सर ने बहुत प्रैक्टिस सम दिया है, सोचना है कि यार हमारा बहुत मार्क्स आने वाला है, बहुत मार्क्स, और आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा। इंडिपेंडेंट केस में इसमें गुड्स भी है, इसमें सर्विस भी है। एंड डिटरमाइन टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, अंडरलाइन इशू ऑफ इनवॉइस पूछा है। तो एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ते समय निधि ध्यान देना, इशू ऑफ इनवॉइस पूछा है ना, टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है। अगर चमन ध्यान नहीं दोगे तो गलती हो जाएगा ना। सीए का पेपर है, और सीए का पेपर ना प्रोफेशनल पेपर है ना, आपके ब्रेन को घुमाता भी है, बाउंसर भी देता है। आप लोग पढ़ के ना जो फर्स्ट व्यू लगता है ना, नॉर्मली उस पर क्वेश्चन नहीं रहता है। इंटरमीडिएट, फाइनल्स, फाउंडेशन तो ऐसे ही है, फाउंडेशन नहीं बोला। वो माइंड गेम खेलता है आपके साथ। उनको पता है कि फर्स्ट व्यू क्या होगा, बट फर्स्ट व्यू में सीए बन जाएगा तो पूरा इंडिया सीए बन जाएगा ना, सारा इंडिया ही तो कोचिंग करता है।
उस दिन आखिरी आखिरी लाइन तक पढ़ना बेटा। शक्ति इंटरप्राइजेस कोलकाता एंटर इंटर कॉन्ट्रैक्ट विद सूरज इंटरप्राइज फॉर गुड्स सप्लाई गुड्स 31 अक्टूबर। गुड्स रिमूव फ्रॉम फैक्ट्री हो गया, ये अंडरलाइन कर दो। 11 अक्टूबर एज पर एग्रीमेंट गुड्स वेर टू बी डिलीवर्ड बाई 31 को। सूर्य इंटरप्राइज रिसीव द गुड्स 14। तो बेटा हम लोग था ना कि जब देंगे तो जब रिमूवल के समय तो कब इनवॉइस रेज करना चाहिए? 11 अक्टूबर। बस इसको अंडरलाइन कर दो। पढ़ा हुआ, अब ना मेरे को नहीं पढ़ाना होता है, ऐसे फॉर्मेलिटीज कर देता हूँ तो 5 मिनट। नेक्स्ट, माँ ट्रस्ट फंड इवेंट मैनेजमेंट प्रोवाइडेड सर्विस टू एकता कपूर फिल्म एजेंसीज मुंबई 5 जून को, और पेमेंट मिला 19 जून को। तो इनवॉइस कब रेज करना है? 30 डेज, ठीक है ना, ऑन बिफोर 30 डेज। बोलो भाई, ऑफ सर्विस। तो 5 जून में 30 डेज प्लस करो। फिफ्थ जुलाई अंडरलाइन कर दो, 5 जुलाई मेन आंसर। बढ़े आगे, बढ़े आगे। नेक्स्ट, ओके, रीड कर लेना घर पे, होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, रीड कर लेना, कॉपी वाला नहीं चाहिए। इन ऑर्डर प्लेस टी, देखो दिसंबर 2021 का, टी कंपनी सोलापुर 18 अगस्त को फॉर सप्लाई कंपनी डिलीवर्ड फैब्रिक्स अंडरलाइन 4 सितंबर को हो ही गया, एंड कंपनी से इशू किया 15 सितंबर को। पेमेंट वेर रिसीव दिस। टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई द इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, कितना तारीख को इनवॉइस रेज करना था? डिलीवर कर दिया ना कितना तारीख को? 4th को। तो फिर क्या होगा बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 4th। नहीं समझ में आ रहा क्या? नहीं आ रहा, तकलीफ हो रहा है? 4 सितंबर अंडरलाइन कर दो मेन आंसर। HM इंडस्ट्री एंगेज इन सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट कंसाइनमेंट 20 जुलाई। बेटा ये जो रोड ट्रांसपोर्ट का जो माल जाते हैं ना उसको बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, GTA। और आप लोग रिवर्स चार्ट में पढ़ोगे, GTA को ना गवर्नमेंट ने दोनों ऑप्शन दे दिया, GTA GTA GTA। क्या तुम लोगों को मन है लोगों से पैसा लेके GST देने का? कोई GTA बोलेगा हाँ हमारा मन है, हम बड़ा लोग है, तो फॉरवर्ड पे आ जाएगा। किस पे? फॉरवर्ड। नहीं 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 सर, ये सब पंगा नहीं लेगा हम लोग, तो फिर RCM पे। तो एक अच्छा अच्छा बात सुनने मिला, GTA के लिए GST अंकल ऑप्शन दे दिया, मने तो FCM, नहीं मने तो RCM। तो RCM जब चैप्टर आएगा ना तब GTA पे बात है। HM इंडस्ट्री एंगेज सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टर। आप HM हो, आपने GTA को लाया 20 मई को। कंसाइनमेंट कुड नॉट बी सेंड इमीडिएटली, स्ट्राइक था, 20 जुलाई को सेंड किया। इनवॉइस रिसीव फ्रॉम ट्रांसपोर्टर 20 जून को, पेमेंट 25 अगस्त। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? सो फर्स्ट है कि हम लोग RCM में फंस गए। किसे फंस गए? RCM। देखो RCM सर्विस का प्रोविजन चेंज हो गया है, RCM सर्विस का छपेगा भी। RCM सर्विस पे आ गया IP61। क्या था? IP61। पहले P61 ही था। तो जितने भी RCM के पुराने क्वेश्चंस हैं उसका आंसर में ना एक पॉइंट जोड़ना पड़ेगा। सप्लायर्स इनवॉइस, रिसिपिएंट इनवॉइस, पेमेंट, वही है 61st है। इसलिए मुत्स्वामी का तो नाम भी मत बोलो। अभी RTP MTP आई, अभी मैं उसको करूंगा तो क्वेश्चंस बनाया होगा तो बता देंगे। तो यहाँ पे 2 आंसर लिखा होगा। एज्यूमिंग GTA हैज नॉट पेड GST, और RCM में आएगा, RCM में आएगा। RCM का पहला नियम था डेट ऑफ पेमेंट 61st डे, और एक क्या था बेटा? इनवॉइस ऑफ रेसिपिएंट। वो तो दिए ही नहीं,
तो पेमेंट और 61st डे के हिसाब से आंसर कर देते। क्या करें, देखो पेमेंट दिया था 25 अगस्त को और 61st डे 20 अगस्त है, तो ऑप्शंस में कौन सा अभी करना पड़ेगा, 20 अगस्त। और ये रेट ऑफ टैक्स भी ना 12% हट गया, अब ये 18% हो गया। GTA वाला रेट ये जहाँ पे 12% था वो टैक्स रेट भी हट गया 18%। और एक है कि वो फॉरवर्ड चार्ज पे रहे, GTA दूसरा भी जा सकता फॉरवर्ड चार्ज। तो फॉरवर्ड चार्ज में क्या था, इनवॉइस ऑन टाइम IP और लेट होगा तो SP। सो आप लोग रीड कर लेना इसको। ये देखो थ्योरी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई होता है किस डेट को आपने सप्लाई किया, indicates the point in time where liability to pay tax arise। underline करो, what is time of supply, date on which liability to pay tax arise, and CGST Act provide two sections, section 12 goods, section 13 service। GST payable on advance receipt for supply of goods, not correct। सर्विस फॉरवर्ड चार्ज, नो सर्विस वाला हो जाएगा बट गुड्स वाला नहीं होगा। रीड करना, ये मैं नहीं बनाया हूं, आपका इंस्टीट्यूट बना के दिया है, रीड करना। आ गया ना। RTP May 26 का क्वेश्चन भी डाल दिया, RTP May 26 जिसका एग्जाम होने वाला है। और देखते हैं, डिटरमाइन टाइम ऑफ, ओके इसको E फॉर एग्जाम रख दो 59 को। मैं एक बार नॉर्मल रीड कर लेता हूँ। जानवी इवेंट रजिस्टर्ड एंगेज बिजनेस इवेंट मैनेजमेंट, जसबीर हायर जानवी इवेंट मैनेजमेंट 1 Feb। मैरिज एनिवर्सरी हुआ 14 को, अंडरलाइन कर दो 14 Feb, वैलेंटाइंस डे के दिन। जसबीर पेड 50,000 बुकिंग अमाउंट 4 Feb को, एंड जानवी इवेंट इशूड बिल 3 lakhs। जसबीर बैलेंस पेमेंट, ये तो किया ही था सर्विस के लिए, पहले कुछ मिला, अरे नहीं था वो फंक्शन हॉल किया था, तो ये किया हुआ था। सरवन कुमार रजिस्टर्ड पर्सन टुक सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपने GTA का सर्विस लिया फर्स्ट को गुड़गांव टू फरीदाबाद, लॉन्ग वे टेम्पो सर्विस इशूड इनवॉइस सेकेंड को, पेड 18 को, इंटर्ड इन द बुक्स बट चेक वाज डेबिटेड 19, तो ये भी सक जाएंगे। तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट, और कॉपी में करना, होमवर्क कॉपी में करना। और RCA में हमेशा आपको इनवॉइस रेज नहीं करना पड़ता है, मालूम है। RCA में आपको कब रेज करना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेंगे। सो ये सब भी आसान था, लेकिन May 26 RTP में लिखा है तो इंस्टीट्यूट के दिल की पुकार है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये सब जो बोल्ड बोल्ड दिखता है ना, बोल्ड बोल्ड दिखता है, ये सब आपके इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन, पहला 5 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का है। और ये 6 भी बोल्ड दिख रहा है क्या ना? तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 ये सब ऐसे क्वेश्चंस डाला गया है। और ये देखो 29 कितना बड़ा है, ये सब होमवर्क में। और मैं आपके लिए सिनेरियो बेस्ड 30 MCQs बना के डाल दिया हूं, अभी 50 MCQs बना के डालने वाला हूं, आई मीन टू से मास्टर सम्स। सो इसके साथ ही भगवान जी के आशीर्वाद से टाइम ऑफ सप्लाई फॉर CA स्टूडेंट्स ओवर। मेरे CMA स्टूडेंट्स जो भी है, हम लोग थोड़ा लगे रहेंगे, आपके स्टडी मेट लेकर, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ना है वो भी कवर करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए VOS TOS खत्म, नेक्स्ट चैप्टर सप्लाई, फिर उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट, लॉट्स ऑफ सम्स, मास्टर सम्स उसी में बनता है, एंड फिर प्लेस ऑफ सप्लाई बुक खत्म।